नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात दिल्ली में हुए कार धमाके को लेकर के करेंगे। जांच काफी तेज हो गई है। एक तरफ फोरेंसिक ने घटनास्थल से सबूत जुटाए तो गिरफ्तार किए गए आतंकियों से भी पूछताछ लगातार जारी है। कई खुलासे भी हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस को लाल किले की रैकी के लिए इस्तेमाल की गई लाल रंग की गाड़ी की तलाश थी, उसे भी फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। उधर पीएम मोदी ने भूटान दौरे से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर के घायलों से मुलाकात की और पीएम ने इसके बाद सीसीएस की बैठक भी ली है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पूरा ब्यौरा दिया गया। और इसके अलावा दिन भर जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी और अन्य जगहों पर छापामारी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रही। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश भर के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग अभियान भी जारी है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वो लाल रंग की गाड़ी बताई जा रही है जिससे लाल किले के आसपास की रैकी की गई थी। उसके बाद इस धमाके वाली जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हमें इस चेक कंप्लीट ना कर लें, आप नाकों से बाहर रहें। आप सबसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप नाकों से दूर रहें। पहुंचने वाला है, आप नाकों से दूर रहें। आप नाकों से दूर रहें। आप नाकों से दूर रहें। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सबके लिए यही निर्देश है कि आप नाकों से दूर रहें। तो आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन है जी। कमालुद्दीन, ये जो गाड़ी जहाँ मिली किसका प्लॉट है ये हमारा बड़ा भैया जी वहीद का प्लॉट है ये। अच्छा, वहीद अब हैं या दुनिया अब में? नहीं है जी। उनके बच्चे क्या करते हैं? उसके बच्चे बोरिंग का काम करते हैं। तो यहाँ प्लॉट के बराबर में ही वो रह रहे हैं, उसी में रह रहे हैं जहाँ गाड़ी खड़ी है? अंदर गांव में रहते जी। यहाँ पे भैंस कट्ठा रहता। तो ये गाड़ी आते जाते तो है ना यहाँ? हाँ, भैंस जब आते जाते हैं। तो गाड़ी वगैरह ये कब आई थी यहाँ? ये सर मैं आपको बताऊं, मेरे को यहाँ 15 दिन हो गया, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। अब बच्चों ने बताई होगी जो रह रहे हैं आपके बेटे? बच्चों ने बताया, कोई रिश्तेदार कोई खड़ा कर गया था ना, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो आए नहीं था। किसका रिश्तेदार था वो लल्लू साकर, ये इनका कोई रिश्तेदार था। लल्लू नाम है जो गाड़ी खड़ी करके गया था? उनका रिश्तेदार है कोई। उनका रिश्तेदार है? हाँ। कहाँ का है वो? कहाँ का लड़का है जी? ये तो पता नहीं है जी मेरे को, लेकिन रिश्तेदार बता रहा है वो अपने। रिश्तेदार बता रहा एक था। हाँ, मैं ले जाऊंगा। ये पता नहीं है जी मेरे को। नहीं, ये जो बताई होगी फिर आपको बच्चों ने, क्या 2 जने थे, एक जना था? शायद एक जना दिखे, वो एक जना बता रहे थे। कब के करीब कै बजे के आसपास? रात को, आज रात में खड़ी कर गए। आज रात में खड़ी कर गए। अभी मतलब 2-4 घंटे पहले ही? हाँ। तो पुलिस तो 4 बजे के करीब आई थी? नहीं, करीब रात में खड़े कर, आज की रात नहीं, कल की रात। अच्छा, कल से ही खड़ी थी यहाँ? जी। कौन खड़ी करके गया था इसको? सर ये पता नहीं, कोई बाहर का बंदा, कोई रिश्तेदार। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर सुधीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्नल एस जे सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ, थोड़ी ही देर में। डॉक्टर सुधीर, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए, जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। लगता है संपर्क टूट गया है। और मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। अगर दिल्ली की बात करें, अपराजिता श्री हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से वापस आए, एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले, उसके बाद सीसीएस की बैठक भी हुई है। फिलहाल ताजा अपडेट, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ ब्रीफिंग हुई है इस मीटिंग में, जो हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है? देखिए हितेंद्र, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जिस प्रकार से आज राजधानी दिल्ली में हुई है। 2 महत्वपूर्ण बैठक। सबसे पहले तो सुबह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एनआईए के अधिकारी के के द्वारा जिस प्रकार से बैठक ली गई थी, उनके द्वारा ब्रीफ किया गया था कि आखिर क्या कुछ चीजें अभी तक अपडेट रही है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो सीसीएस की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कौन कौन मौजूद था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ चीजें निकल कर आई है, क्या कुछ डिस्कस हुआ, हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। संभव है कि जो फैसले इस बैठक में लिए हैं जिसके बाद वो जनता के सामने रखते हुए प्रधानमंत्री खुद नजर आ सकते हैं या फिर जो कैबिनेट है वो नजर आ सकती है। मगर बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि कुछ निर्णायक फैसले इस बैठक में जरूर लिए गए होंगे। इसके साथ साथ लगातार जिस प्रकार से जो रेट चल रहा है, जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, इन तमाम चीजों का अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया होगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि क्या कुछ चीजें निकल कर आई है
सामने एनआईए के द्वारा तमाम चीजें। वही एफएसएल की हम बात करते तो टीम भी आज वापस, यानी सुबह हमने देखा था कि एनआईए के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे थे, उनके द्वारा जांच किया गया था। जिसके बाद अगर शाम की बात करते हैं तो एफएसएल की टीम भी पहुंची थी घटना स्थल पर। जो सबूत है तमाम चीजों को इकट्ठा किया गया है, जिसके बाद जांच लगातार जारी है। जांच किया जा रहा है क्योंकि पहले जिस प्रकार से ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि गाड़ी के पिछले हिस्से में धमाका हुआ, यानी पिछले हिस्से में जो संदिग्ध सामान है, जो विस्फोटक सामान है, सामग्री है, वो रखी थी। इसके बाद अब रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि संभवतः कहीं और वो सामान रखा हुआ था उसी गाड़ी में, आनन फानन में वो फटके, तमाम चीजें, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिसके बाद जरूरी हो जाता है कि जांच हो और स्पष्ट तरीके से क्या कुछ चीजें नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से वो निकलकर सामने आए, जिसके लिए भी इंतजार करना होगा। लगातार एनआईए की टीम जुटी हुई है। वही लाल रंग की गाड़ी की भी अगर हम बात करते हैं, उमर के नाम पर, डॉक्टर उमर के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जिस वजह से लगातार दिल्ली पुलिस का जांच कर रही थी, ढूंढ रही थी, जिस वजह से हरियाणा पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। डिटेल शेयर कर दिए गए थे और बताया गया था कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को स्पॉट किया जाए। जिसके बाद फरीदाबाद में वो गाड़ी स्पॉट की गई है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, यानी 2900 kg के आसपास अमोनियम नाइट्रेट वहां से निकल कर आना, जिसके बाद 3 डॉक्टरों का वहां से संबंध होना, अब गाड़ी का वहां पर मिलना, कहीं ना कहीं कई चीजें लिंकअप करती है। जिसके बाद और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि और भी एक्टिव में तमाम चीजों को ढूंढा जाए और लगातार जो एनआईए की टीम है वो जुटी हुई है। इसके अलावा अगर पोस्टमार्टम की भी बात करते हैं वो भी लगातार किए जा रहे हैं। वहीं उमर की मां की बात की जाए, मां, उसके भाई, दोनों भाई और पिता को हिरासत में ले ही लिया गया था। इसके साथ साथ पूछताछ भी की गई, साथ ही मां का डीएनए भी कलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसे एम्स में सबमिट कर दिया गया है। दोनों का डीएनए मिलाया जाएगा। हालांकि उमर की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर उमर की बात की जाए तो जो उनकी शरीर है उनके टुकड़े हो गए होंगे। अब उनमें से कौन सी शरीर उनका है, कौन सा टुकड़ा उनका है, कहीं ना कहीं ये भी लगातार टीम जुटी हुई है और कोशिश किया जा रहा है जल्द से जल्द जानकारी मिले। इसके बाद डीएनए को मिलाया जाएगा, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जो गाड़ी में जो चला रहा था, हालांकि सूत्र के बाद से ये जानकारी अभी आई है कि वो डॉक्टर उमर ही था, मगर स्पष्ट हो जाएगा कि वो डॉक्टर उमर ही था जो गाड़ी चला रहा था और जिसने ब्लास्ट किया है। उसके बाद क्या कुछ चीजें थी, क्योंकि कई चीजें देखिए हितेंद्र यहाँ से निकलकर सामने आ रही है, नई चीजें, जैसे कि केवल यानी फरीदाबाद से चीजें मिलना, जो विस्फोटक सामान मिले हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसके अलावा जो जिंदा कारतूस, तमाम चीजें मिली है। हितेंद्र, बताया जा रहा है बिल्कुल अपराजिता, इस मामले में लगातार कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास और भी जानकारी लूंगा, लेकिन प्रदीप शौकन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चंडीगढ़ से। प्रदीप, पूरे मामले में जिस तरह से हरियाणा का लिंक मिल रहा है, हरियाणा के फरीदाबाद में तमाम चीजें जो है वो पाई जा रही हैं, चाहे वो 2900 किलो विस्फोटक की बात करें या फिर पहली गाड़ी जो जिसमें दिल्ली में धमाका हुआ है उसका भी लिंक फरीदाबाद से मिला, दूसरी गाड़ी जो लाल रंग की गाड़ी जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी वो भी फरीदाबाद से पाई गई है, और एक आरोपी डॉक्टर को भी पकड़ा गया है फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में जो काम करता था। उसको लेकर के हरियाणा पुलिस पूरे प्रदेश में अलर्ट पर जरूर है, डीजीपी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हरियाणा में बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होने हैं और कई कार्यक्रम फिलहाल चल भी रहे हैं प्रदेश भर में सरकार की तरफ से जो आयोजन किए जा रहे हैं उसको लेकर के किस तरह से चौकसी बढ़ाई जा रही है, किस तरह से सतर्कता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गतिविधियां जो पाई जा रही है वो हरियाणा से लिंकअप पाई जा रही है। बिल्कुल हितेंद्र, जिस प्रकार आपने ठीक कहा कि फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ मिले हैं और गाड़ियों का कनेक्शन जो सीधा फरीदाबाद से हो रहा है, ये एक गंभीर विषय है और देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जो है पूरे अलर्ट पर है। जिस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर जो पहली खेप मिलती है 360 kg जो विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, तो उसी समय जो अलर्ट जारी हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक बड़ा धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद तो कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा हाई अलर्ट हो जाता है और जो पुलिस प्रशासन जो है पूरे तरीके से मुस्तैद है। खासतौर पर जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर जो पुख्ता प्रबंध पुलिस द्वारा किए गए हैं, हर वाहन को जो है पूरी चेकिंग के दौरान ही जो है आने जाने दिया जा रहा है, क्योंकि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होती है वहां पर जो है कह सकते हैं कि ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि वहां पर किसी प्रकार का कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाए जिसके ऊपर शक हो, तो ऐसे में पुलिस उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो है कर रही है और पूरे हरियाणा के अंदर हाई अलर्ट जारी है। ठीक है प्रदीप। राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। फरीदाबाद में लाल रंग की एक गाड़ी मिली है और उसी जगह पर
और राजेंद्र दहिया जो है वो फिलहाल मौजूद हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ इस बारे में अपडेट जो है वो पुलिस की तरफ से शेयर किए गए हैं? क्या उस गाड़ी में जो बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर की ही गाड़ी है, डॉक्टर उमर के नाम पर वो रजिस्टर्ड गाड़ी है, जो संदिग्ध आरोपी, मुख्य आरोपी माना जा रहा है दिल्ली धमाके का? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और इसीलिए यहाँ पर तमाम जो एनएसजी की टीमें हैं वो बुलाई गई है, साथ ही बम स्क्वाड बुलाया गया है। तो इसमें कुछ अंदेशा उनको है कि गाड़ी के अंदर कुछ हो सकता है, तो लगातार गाड़ी की जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगी हुई है और लगातार गाड़ी का जो जांच है वो की जा रही है। और जो बताया जा रहा है, जो पड़ोसी बता रहे हैं, इस गाड़ी को जो प्लॉट जिसका है उसका कोई रिश्तेदार है, दिल्ली का रहने वाला है, जो यहाँ गाड़ी खड़ी करके भाग गया। हालांकि उसको रोकने की कोशिश भी की गई थी इनकी तरफ से, लेकिन वो ये कहकर चला गया कि मैं कल या परसों में इस गाड़ी को यहाँ पे ले जाऊंगा। और कल देर रात में वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ पहुंचा था और यानी ये समझा जाए राजेंद्र के इस मामले में अभी और भी कड़ियां जुड़ेंगी और भी लोग पकड़े जा सकते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई और आदमी, कोई और शख्स यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके गया है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो पड़ोसी हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, वो इस बात को बता रहे हैं। हालांकि जो प्लॉट का मालिक है वो अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, वो फरार है, लेकिन उसी का कोई रिश्तेदार है, दिल्ली का रहने वाला बताया गया है, वो यहाँ उस गाड़ी को लेकर आया था और गाड़ी को खड़ी करने के बाद वो यहाँ से चला गया और रात के समय में गाड़ी यहाँ पहुंची थी, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया। ठीक है, कर्नल एस जे सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। कर्नल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? I can hear you. Thank you very much. जी, कर्नल साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अभी तक जो अपडेट सामने आ रहे हैं, जो बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, और जिस तरह से ये लाल रंग की गाड़ी का जो मामला अब सामने आया, फरीदाबाद की ये गांव में ये लाल रंग की गाड़ी मिलती? जी, किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को, अभी तक जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से? ऐसा है कि जो भी अब जैसे वो लाल रंग की गाड़ी को ढूंढ रहे थे वो एक गाँव में मिल गई है। उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि एक कोई लेडी डॉक्टर वो जो है फील्ड से पकड़ी गई है जी, और इनके साथ बहुत ज्यादा लोग बाइंडर पकड़े जा रहे हैं। पूरी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी अंडर NIA जो काम कर रही है वो मतलब सोचिए ऑन ग्राउंड हर जगह पूरे देश के अंदर ये अगर इस समय देखा जाए तो पूरे देश के अंदर इनकी सब तरह निगरानी रखी जा रही है और चौकसी रखी जा रही है। जो भी इंसान जो तो हमारे हाई अलर्ट पे हो गए हैं सिटी जैसे हरियाणा, दिल्ली, और जो बाकी जो हाई अलर्ट पे नहीं भी है वो बाय एंड लार्ज पब्लिक की तरफ से जो है एक किस्म से पर्सनल हाई अलर्ट बना रखा है, ताकि कोई भी संदिग्ध लोगों को देखेंगे या किसी की ऐसी कार्रवाई देखेंगे तो उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस को कर देंगे। लेकिन तब क्या हो कर्नल साहब, तब क्या हो जिस तरह से फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था, 2 साल बताया जा रहा है कि 2 साल से विस्फोटक सामग्री यहाँ पर इकट्ठा की जा रही थी, और कहीं ना कहीं संदेह जो हो रहा है कि आम लोग, लोकल जो लोग, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करते थे अब से कुछ साल पहले कि जम्मू कश्मीर में लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों की, इसलिए वहां पर ज्यादा इस तरह की वारदातें होती हैं। अब तो हमारे घर में हरियाणा जैसी जगह पर, फरीदाबाद जैसी जगह पर इस तरह की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी, असल में क्या है मैं बताऊं आपको, जैसे एक तालाब होता है उसके अंदर जो मच्छियां होती हैं, अगर उसी तरह की मच्छी एक और आ जाए तो वो उसको वो एक दूसरे को पाल लेती हैं। फिर जो है स्ट्रीट के डॉग्स जो है जो दूसरे के साथ महत्व करते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है, एक ही कम्युनिटी का वो अस्पताल था, उसी कम्युनिटी के वो लोग थे और वो उसके अंदर आए तो किसी ने उनकी रिपोर्ट नहीं करी। आप यूं मान लीजिए कि एक फिश इन ए पॉन्ड, वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे उनको सब मालूम था, आज की तारीख में वो कह रहे हैं नहीं मालूम है, उनके बिना जाने ऐसा नहीं हो सकता है। वो सब मिले जुले थे, उन्होंने ऐसा इलाका चुना जिसके अंदर जो आदमी ब्रेन वॉश करने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफियत में पड़ गया और इसके कम्युनिटी के बाहर नहीं जा रहा था। सीधी बात बोलूं मैं, ये मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम के शिक्षक हैं और मुस्लिम वहां पे आतंकवादी आए तो उन्होंने किसी की रिपोर्ट नहीं करना पसंद किया कि हमारा भाई है, उसकी इनडायरेक्टली उनकी हेल्प ही कर रहे थे।
लेकिन अब जो सीसीएस की बैठक हुई है पीएम मोदी की अध्यक्षता में, क्या समझा जाए, क्या आगामी रणनीति कोई प्लान तैयार किया गया या सिर्फ इसको ब्रीफिंग तक ही माना जाए कि इसमें सिर्फ ब्रीफिंग की गई होगी? जी बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे ये जो है जो उनके अबेटमेंट जैसे क्राइम होता है उसको साफ करने वाला आदमी का भी उतना ही दोष होता है और जो कर रहा है उसका भी उतना दोष होता है। कानून के लिहाज से वो दोनों ही अभी ये जो है बिल्कुल जैसे हमारे देश को उड़ाना ही जा रहे थे, तो इनके लिए कोई माफी की गलती है नहीं, कोई इनके लिए नहीं कि कोर्ट ने उनको दे दिया। और जो वकील हमारे हिंदुस्तान में सब जानते हैं जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और वो करोड़ों रुपया लेके उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी जो पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा आ रखा है आज की तारीख के अंदर कि ऐसे वकीलों को भी अभी कोई बख्शेगा नहीं और उनको ऐसा लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। जिसने जो क्राइम किया उसको उसकी पूरी की पूरी सजा अधिक से अधिक जो हो सकती है वो मिलेगी। पब्लिक का इतना रोष हो चुका है आज की तारीख। जी, अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, अगर बात की जाए अब तक के जो बड़े खुलासे हुए हैं, जांच एजेंसियां जो लगातार पूछताछ कर रही हैं, जो संदिग्ध पकड़े गए, जो डॉक्टर शाहीन जो महिला लेडी डॉक्टर है उसको लेकर के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, किस तरह से साजिश रची जा रही थी और क्या कुछ उनकी कोशिशें थी? अपराजिता, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट भी वो पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से वहां पर लाल गाड़ी जब मिली तो किस तरह से वहां पर पुलिस की टीमों ने वहां पर घेरा बनाया और तमाम जो टीमें वहां पर पहुंची। लेकिन राजेंद्र, अगर देखा जाए जिस तरह से फरीदाबाद से इस मामले में पूरे जो लिंक निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या लोकल लोगों की सपोर्ट थी? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस की तरफ से? इस तरह की कोई जानकारी दी गई है? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदीप शौकंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चंडीगढ़ से। प्रदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि हरियाणा से लिंक लगातार इस मामले में बनता हुआ नजर आ रहा है, चंडीगढ़ से अगर बात की जाए तो पूरी नजर रखी जा रही है। डीजीपी खुद इस पूरे मामले को लेकर के नजर रख रहे हैं। तमाम प्रदेश के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट रखा जा रहा है और कई तरह की कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। बड़ी भारी मात्रा में जो पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, वो भी रोहतक और फतेहाबाद से जो पकड़े गए हैं। तो लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं पूरे प्रदेश भर में। लेकिन किस तरह से देखा जाए, फिलहाल जो माहौल बना हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के कितनी चौकसी बढ़ाई जा रही है पूरे प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर जो विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं और उसके बाद जिस वक्त वहां से जो मीडिया के अंदर ये सब चलता है और शाम के समय में दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये तार हैं इन सब के आपस में जुड़े हुए हैं और सब के सब मिले हुए थे और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की जो कोशिश में थे, लेकिन उस कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने जो ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का फायदा कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से ये कोई एक या दो या तीन लोगों का काम नहीं हो सकता, ये एक संगठन है और किसी भी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ खुलासे इस मामले में हो रहे हैं अब तक की जांच के मुताबिक? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जांच की अगर हम बात करते हैं तो कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। यानी एनआईए के द्वारा जो जांच किया गया, जिसके बाद कल ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि जो डॉक्टर उमर है आनंद फानन में उसके द्वारा जो ब्लास्ट है वो किया गया। यानी सूत्र बता रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट है वो प्री प्लान नहीं था, प्लान नहीं किया गया था। जिसके बाद जब उसके बाकी जो साथी हैं वो जब पकड़े जाने लगे, धर पकड़ा होने लगा, तेलंगाना से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, जब जहां पर लोगों को पकड़ा गया, उनके साथियों को पकड़ा गया, जिसके बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अब उसकी भी बारी है, उसे भी पकड़ लिया जाएगा। जिसके बाद आनंद फानन में ये ब्लास्ट हुआ। आत्मघाती ब्लास्ट नहीं माना जा रहा है इसे। इसके साथ साथ अगर और भी हम चीजों की बात करते हैं तो जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है पुलिस के हवाले से, जो पूछताछ किया जा रहा है, इसमें ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि ये जो तैयारी है, यानी 2 साल से जो सामग्री जुटाया गया था, जो 2900 kg के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिला है,
इसके अलावा कई और चीजें जो डॉक्टर के घर से मिली है, उसके लिए 2 साल से ये तैयारी कर रहे थे। 2 साल से चीजों को बिल्कुल 2 साल से यहाँ पर तैयारियां चल रही थी, अलग अलग ठिकानों पर विस्फोटक जो है वो जमा किया जा रहा था। राजेंद्र, अगर बात की जाए स्थानीय पुलिस की तरफ से क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? क्या स्थानीय लोगों की मदद इन लोगों को मिल पा रही थी? स्थानीय लोगों ने कहा था कि ग्रामीण पूरी तरह से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और वहाँ फतेहपुर दगा और धौल की बात है तो वहाँ पर भी ग्रामीणों ने पुलिस का सहयोग किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार दबाव से ही मिल रहे हैं तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक फरीदाबाद आखिरकार पहुंच कैसे गया और 2 साल से जो साजिश चल रही थी उसका अब जाकर के वो पर्दाफाश हो गया समय रहते, नहीं तो बहुत बड़े एक हादसे से देश को गुजरना पड़ सकता था। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें देश भर में कहीं पर भी हो सकती थी। कर्नल साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा कर्मियों की कहीं ना कहीं कोई तो चूक रही है कि 2 साल से एक साजिश रची जा रही है, विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की जा रही है और वो हो रही है, हो पा रहा है। कर्नल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आई कैन हियर यू। यस यस जी, अब आप बात ठीक कह रहे हैं जी कि जब आदमी को ये अभी क्या हो रहा है, दिस इज ए व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जो मतलब अब इतने उस ओहदे पे बैठे हुए हैं और अपने को अर्बन नक्सलाइट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है सुरक्षा एजेंसियों की भी वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो एक डॉक्टर को वो उन पर शक वगैरह नहीं जाता है। जब ये एजेंसियां JNK पुलिस के साथ मिलकर हरियाणा पुलिस ने बहुत कमाल की बात की है, ये दोनों एजेंसियां मिलने के बाद जब ये इनको खंगाल रही थी तो उसे करते 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 इनके लिंक सामने आए, क्योंकि एकदम इमीडिएटली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो देखिए वो जैसे वो जो ये जो है आपकी शाहीन जो है इसको जिम्मेवारी दे रखी है कि सारी लेडीज को आपने जोड़ना है और ये हर जगह से कानपुर से 2013 में गायब हो गई, बाकी जगह से तो किसी को ऐसा शक नहीं रहा और स्टेट की आपस की एजेंसियों के अंदर कोई ऐसा उस समय मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन भी नहीं था कि वो पीछे शाहीन खान चली गई। ठीक है, एक डॉक्टर है, पढ़ा रही है, कॉलेज में छोड़ के चली गई तो वो उसके लिए भूल गए, थोड़ा बहुत जो कुछ केस हुआ वो भी रफा दफा हो गया। जब ये दोनों एजेंसियों ने मिल के आपस में अपने चिट्ठे खोले तब धीरे 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 करके ये आतंकवादी में कनेक्शन मिलने शुरू हुए और वेरी सरप्राइजिंगली पूना के अंदर भी ये मिल गए, फरीदाबाद के अंदर मिल गए, गुजरात, और धीरे धीरे मेरे को लगता है और भी कई शहरों में ये लोगों के ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी ये सारे के सारे चौकन्ना हो गए हैं। और ये वाला जो लाल किले वाला है ये मतलब बाकी भी कह रहे हैं, मेरे भी हिसाब है इट वॉज ए पैनिक स्ट्राइक, वो पैनिक में भाग रहा था तो उन्हें स्ट्राइक कर दिया और बाकी जगह के अंदर लोग अंदर चुपचाप बैठ गए हैं। परंतु आने वाले समय में आप देखिएगा ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां एक काफी जगह से असला पकड़ेगी बिकॉज दे हैड प्लान्ड ऑल इंडिया स्ट्राइक इन वन डो। लेकिन कर्नल साहब, ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की अगर मैं बातों को याद करूं, उस दौरान ये कहा जा रहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई आतंकवाद की कमर टूट गई है या चुनौती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही? जी नहीं, ऐसा है कि देखिए अगर जहां तक आतंकवादी की कमर टूटने वाली बात है, वो जो हमने ये ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके अंदर हमने उनकी कमर और हड्डियां सब तोड़ डाली थी। परंतु ये जो है ना, ये जो है क्या बोलते हैं इसकी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ वाली बात है, वो पूंछ सीधी नहीं हो रही है। ये सारे खत्म होने के बाद जब इनको आदमी लोग नहीं मिले, मेल मेंबर्स नहीं मिले, तो इन्होंने वो जो बोलते थे ना 72 हुए ऊपर मिलेंगी, वो हुए इन्होंने यहाँ से एम्प्लॉय करनी शुरू कर दी है। ये स्त्रियों को जिनको बुर्ते के अंदर रख रहे हैं उनको वेपन ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है इनकी कोशिश पूरी की पूरी ये है कि किसी तरह से हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया जाए और आतंकी को जो है अपना डालते जा रहे हैं, चाहे औरतें आए, बच्चे आए, कुछ आए, इनका एम ये है। परंतु जो हमारी पॉलिसी गॉड इज वेरी काइंड, भगवान की कृपा। एक आखिरी सवाल कर्नल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या अब फिर से इसी तरह की कोई कार्रवाई करने की दरकार है?
अपना ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से? जी जी। अरे बिल्कुल 100%। ये मैं एक आर्मी ऑफिसर के होते नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम पब्लिक की जो आवाज है, मेरी आज 1000 लोगों से पूरे शहरों में बातें हुई हैं, उनका सबका ये कहना है कि ये दोबारा होना चाहिए। कई लोग तो जवान लोग तो ये भी कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ती है फौज को तो हम भी आने के लिए तैयार हैं, परंतु पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। आप देखिए थोड़े समय के बाद में ये ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र दहिया, अपराजिता श्री और प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट्स आपने पहुंचाई। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से पूरे देश में एक गुस्सा है, हालांकि भले ही अभी तक आधिकारिक जानकारी इस मामले में सामने नहीं आई है कि आतंकी घटना थी या नहीं, लेकिन जिस तरह से जो तमाम साक्ष्य निकल करके सामने आ रहे हैं, जो तमाम जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि एक बड़ी साजिश थी जिसका हालांकि पहले ही पर्दाफाश हो गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से बरामद हुई, लेकिन उसके बाद एक धमाका जो दिल्ली में हुआ उसे हालांकि अब पैनिक अटैक माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं पैनिक में था वो शख्स, वो आतंकी, और इसीलिए वो इस तरह का धमाका हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तो क्या कुछ परतें खुल करके सामने आती हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।